आप देख रहे हैं हिमाचल बिजनेस और मैं आपका दोस्त विनोद भावुक। आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं उनके बारे में कोई लंबा परिचय देने की जरूरत मैं नहीं समझता हूँ। बेशक इनका नाम संजय शर्मा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर इनकी पहचान बड़का बाबू के नाम से है। सोशल मीडिया पर जब ये सोशल एक्टिविस्ट एक्टिव होता है तो एक साथ 20 लाख तक लोग उनकी बातों को सुनते हैं। संजय शर्मा ने जर्नलिज्म के अंदर एक ऐसी नई तकनीक तैयार की जिस दौर में रिपोर्टर ने ग्राउंड रिपोर्ट करना बंद कर दी थी, उस दौर में संजय शर्मा हर उस आदमी के पास पहुंचते हैं जो व्यवस्था का मारा है और जिसकी हालत को देखकर सरकार और व्यवस्था गूंगी और बहरी बनी हुई होती है। आइए हम बातचीत करते हैं बड़का बाबू संजय शर्मा जी। संजय जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप आए, हमारा आपसे पुराना परिचय है, पुराने दौर के आप हमारे मित्र हैं और जहां तक हमारी समझ है आपको लेके कि आपने एक ऐसा एक्टिविज्म तैयार किया है जिसमें जरूरतमंद की मदद के साथ में जो व्यवस्था है उसके ऊपर लाठ चलाने को भी आप पीछे नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, एक लंबे अरसे के बाद आप मीडिया से रूबरू होने जा रहे हैं, तो इतना लंबा जो एक गैप रहा, हालांकि सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहे, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें कहीं ना कहीं आपकी जो वहां पे एक एग्जिस्टेंस रहता था या हर दिन आप दिखते थे इश्यूज को लेके। इश्यूज तो आप आज भी उठा रहे हैं, लेकिन वहां पे आप नहीं जा रहे हैं या किसी बड़े अखबार में या इस तरह में आपकी जो पहले रपटा छपती थी वो नहीं है। तो क्या आपने कोई स्ट्रेटजी बदली है या क्या इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं बिजनेस हिमाचल का बहुत आभारी हूँ और बहुत धन्यवादी हूँ जिसने छोटे जैसे व्यक्ति को अपना बात रखने के लिए इतना बड़ा मंच दिया। उसके लिए मैं बड़ा दिल से आभारी हूँ भावुक जी, आपका भी और आपके बिजनेस हिमाचल का भी और आपकी पूरी टीम का भी। अब रही मेरी मेन स्ट्रीम से थोड़ा साइड में हटने की बात या थोड़ा दूर होने की बात, भावुक जी होता क्या है कि कुछ लोगों को हाँ मुझे लगा था कि कुछ लोग जिन्हें मेरी जरूरत है और लेकिन उन लोगों को लगा कि वो ही लोग मेरी जरूरत है। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो उन लोगों को लगा कि वो ही लोग मेरी जरूरत है, उनको ये गलतफहमी हो गई। ऐसे अब मैं बोलना नहीं चाहूँगा ऐसे कुछ भी मीडिया को लेके, लेकिन उस वजह से फिर मैंने देखा कि अपना सोशलिज्म जो है, अपना जो ये सामाजिक दायरा है या सामाजिक गतिविधियाँ जो है, आजकल सोशल मीडिया एक बहुत ब्रॉड और बहुत खुला मंच है, मतलब हर एक दूसरे आदमी के हाथ में सोशल मीडिया का कमान है। तो मैंने कोशिश किया कि अपना जो काम है वो सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा उसको एक्सपोजर दूं और व्यवस्था तक या सरकार तक, किसी भी गरीब की दबे कुचले की, चाहे सरकार का सताया व्यवस्था का सताया, उसके आवाज़ या उसके दुखड़े को वहाँ तक पहुँचाऊँ। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा मीडिया से। वैसे संजय जी के बारे में मैं बता दूं कि ये जयसिंहपुर उपमंडल के लंबा गांव क्षेत्र के निवासी हैं और पिछले लगभग एक दशक से इन्होंने अपने जीवन का अधिकतर समय सामाजिक गतिविधियों के लिए, सोशल एक्टिविज्म के लिए दिया है। हम इनसे जानना चाहेंगे, संजय जी आपको क्यों ऐसा लगा कि ये जो इस तरह के जो लोग हैं, जो सिस्टम के स्थायी लोग हैं या जिनकी जो पुकार है, जो प्रशासन और शासन दोनों तक नहीं पहुंच पाती है, उनके घर में जाके उनके दुखड़े को सुना जाए और उनके लिए एक सोशल कैंपेन शुरू किया जाए जहां पे उनकी मदद भी हो और उनके दुख को साझा करने वाले लोगों की तादाद भी। क्या ऐसी क्या वजह थी? आपको कौन ऐसा व्यक्ति था जो आपका प्रेरक था या किसने आपको गाइड किया कि आप इस तरह से अपने जीवन का मकसद बना लें? देखिए भावुक जी, ऐसा है कि ये प्रेरणा मेरे को मेरे घर से ही मिली जी। कि मेरे दादाजी भी। आप चाय भी लेते रहे साथ में, गपशप चलती रहेगी।
मेरे दादाजी भी उस टाइम में मतलब लोगों के पास पैसे वैसे होते नहीं, तो थोड़ा अनाज अनूज का लेन देन इस तरह का हुआ करता था। तो दादाजी भी उस टाइम में बहुत लोगों की, हमारे घर में काफ़ी प्रचुर मात्रा में उस टाइम अनाज हुआ करता था, तो अनाज के थ्रू वो मदद किया करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पिताजी जो फौज में चले गए। आपको ज्ञात ही है कि मेरे जो पिताजी थे एक्सपायर हो चुके हैं बहुत टाइम पहले जी। फौज से रिटायर्ड थे, नायब सूबेदार के रैंक से रिटायर्ड थे। तो उन्होंने भी आफ्टर रिटायरमेंट गांव में आसपास सराउंडिंग, उनका एक दायरा था, मतलब ना उस टाइम ना मीडिया था ना। अब जिस इलाके से मैं आता था तो उस इलाके के टाइम में काला पानी बोला जाता था। मतलब आपको 20 तो खड्डें क्रॉस करनी पड़ती थी, खड्डों पर पुल नहीं हुआ करते थे। बरसात में तो आप भूल ही जाइए कि आप किसी गाड़ी से या बस से वहां पर पहुंचेंगे। तो वहीं से जब पिताजी को देखा कि आप रिटायरमेंट उन्होंने लोगों का इस तरह से, तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली और फिर वहीं से मैंने ये रास्ता और चुन लिया। और दूसरा सबसे सच्ची बात ये है कि मेरे को सच में पीड़ा होती है, दुख होता है। फिर मेरे सामने अगर मैं किसी बच्चे को भूखा देखता हूँ या स्कूल नहीं जाता देखता हूँ, तो मेरे सामने मेरे बच्चे दिखाई देते हैं मेरे को। तो वो पीड़ा में आत्मसात होती है, फिर मैं इस रास्ते पर चल निकला। एक किसी की बड़ी मशहूर लाइन है कि समझो तो गंगा माँ हूँ, ना समझो तो बहता पानी। आप किस तरह से भावनाओं में बह सकते हैं, किसी के दुख में शरीक होके उसकी मदद कर सकते हैं। तो ये एक आदमी की जो आइडियोलॉजी है, जो फिलॉसफी है जीवन जीने की, ये सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी 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 जी। तो हम ये जानना चाह रहे हैं संजय जी, क्योंकि जो राजनेता हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, वो भी अपने आप को एक तरह से ब्रांड करते हैं कि हमसे बड़ा कोई समाज सेवी नहीं है। जी जी जी। तो जब एक समाज से उठ के व्यक्ति एक तरफ तो मदद करने को ऐसे लोगों के आगे आता है, और दूसरी तरह से जो सो कॉल्ड अपने आप को समाज सेवी बताते हैं, जी जी। और हमारे जो टैक्स के पैसे हैं उससे मोटी तनख्वाहें लेते हैं, पेंशनें लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं, ऐश करते हैं, पुलिस के सलूट बजते हैं। तो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो तो एक तरह से उनकी प्रॉपर्टी समझते हैं कि ये हमारे पास आए हैं, अपनी एप्लीकेशन दें, गिड़गिड़ाएं, और फिर हम उनकी आधी अधूरी मदद करें, और फिर उसकी जो एक जो पब्लिसिटी है वो हमें मिले। बिल्कुल। तो क्या ऐसा कभी आपको सामना करना पड़ा इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थे कि आप किसी विधानसभा क्षेत्र में गए और कुछ इस तरह की राजनीति की घटनाएं भी हुई? देखिए बाबूजी, आप भली भांति, क्योंकि आपसे हमारा परिचय बहुत और शायद आपने मेरे शुरुआती दौर को भी देखा है, जब मैंने इस रास्ते पर चलना शुरू किया था। अब राजनीतिक में ऐसा है कि मैंने बहुत बार फेस भी किया है, कई बार डिस्ट्रिक्ट चंबा में अब बहुत सारी धमकियां भी झेली नेताओं की। इवन यहाँ तक मुझे बोला जाता था कि भैया हमारी विधानसभा में आया तो मतलब या मारपीट की जाएगी या यहाँ घुसेगा नहीं। और इस तरह के तो राज्य में बाकी नेताओं का एक, जहाँ तक मेरा अपना हो, नेताओं का भावुक जी एक होता है, अगर आपको 4 रोटी की भूख है ना, वो आपको एक पकड़ाएंगे हैं, और 3 के लिए आपको पूरी उम्र वो पीछे लगा के रखेंगे। तो ये मालूम नहीं है कैसे कहाँ से उनका मेंटलिटी डेवलप हुआ, लेकिन उन्होंने एक तरीका सीख लिया है कि लोगों को कैसे उस 3 रोटी के लिए पीछे पीछे चला के रखना है। तो इस तरह से राजनीति में तो अक्सर, और मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, अक्सर यही होता है। और मैक्सिमम जब आप देखा होगा कि चुनाव आते हैं, भाई कोई भी खड़ा है इलेक्शन में, चुनावी राजनीति में आता है, फिर वो बड़े बड़े बैनर, निर्भीक, निर्भय, बड़े बड़े भारी शब्द जिसको बोलते हैं वो यूज किए जाते हैं वहां पर। और मेरे को जिता दोगे तो मैं ये करूंगा वो करूंगा आपके लिए। ये ही स्पिरिट जो है वो बिफोर इलेक्शन, मतलब चुनावी राजनीति में जाने से पहले कभी दिखाते ही नहीं है। उनका मतलब भुट्टू नाम से उनका कभी कोई वास्ता ही नहीं रहा होता, वो इवन वो जानते ही नहीं है। लेकिन जब वोट की बारी आती है तो भावुक जी, आपकी भेड़ का जो आपने नाम रखा है ना, उस भेड़ का नाम उस नेता को पता होता है कि भेड़ का ये नाम है। जब आपके घर जाएंगे तो उस भेड़ को उसके नाम से पुकारेंगे, ताकि जनता जो है मतलब अट्रैक्टिव हो जाए, देखो यार इसको तो मेरे पशु का नाम भी याद है। इस तरह राजनीति में तो इस तरह है। अच्छा, आपने ना बड़ा ग्राउंड पे काम किया है और बड़ी बारीकी से सिस्टम को देखा है।
तो हम आज भी देखते हैं कि अब जो मेरी जहां तक समझ है कि आज के दौर में दलित वही है जो गरीब है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो गांव में, कस्बों में जो एक परिभाषा बदली है, खासकर हिमाचल के रेफरेंस में मैं बोल रहा हूँ कि जिसके पास पैसा है वो दलित होते हुए भी स्वर्ण है, और जिसके पास जो पिछड़ा हुआ है, जो पूरी तरह से आर्थिक रूप से टूटा, उसकी वजह कई हो सकती है, तो वो दलित है। तो क्या इस तरह की जो पहले एक सौहार्द था गांव के अंदर कि कोई यार गरीब है या किसी के साथ मिस हैपनिंग हो गई है या कोई इस तरह के हालात पैदा हो गए, तो कम से कम वो जो गांव था उनका जो आपस की जो समझदारी थी, आपस की बर्तनदारी थी, तो उसको भूखा नहीं मरने दिया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये क्या हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि अब का जो दौर है, जो आपने गांव में देखा, क्या किस तरह से ये चीजें चेंज हुई है? देखिए बाबू जी, सबसे पहले तो शायद लोगों को लगेगा कि मैं कोई रूढ़िवादी बात कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है गांव में, सबसे पहले जो है वो इस तरह का जो एकदम से चेंजिंग आना कि आप किसी के सुख दुख में नहीं जाते हो, सबसे बड़ी वजह एक तो यह है कि आपके संयुक्त परिवारों का टूटना जो है वो सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि वहाँ पर संयुक्त परिवार में आदमी बहुत कुछ सीखता है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसको किसका सुख क्या है, क्योंकि संयुक्त परिवार में आपका भाई भी होता है, ताया चाचा दादा सब वहाँ होते हैं, और आपको एक एक आदमी के बारे में पता होता है, और एक एक आदमी का लेवल सेट होता है वहाँ पर कि वो उसका ड्यूटी क्या है, परिवार के प्रति उसके कर्तव्य क्या है। सबसे बड़ा कारण तो ये कि संयुक्त परिवारों का टूटना। दूसरा, एक जब से पैसे का फ्लो बढ़ा है ना, और भौतिकवाद जो है, अब और फिर एक सोच का डेवलप होना कि मैं ठीक होना चाहिए, मेरे बच्चे ठीक होने चाहिए, पड़ोसी अगर भूखा मर रहा है तो लेट हिम, वो एक सोच डेवलप होती गई उस परिवारों के टूटने की वजह से। इवन अब पड़ोसी भी छोड़िए, भाई का बेटा भी भूखा मर रहा हो तो शायद भाई वहाँ कतराता है वहाँ जाने से या उसके साथ खड़ा होने से। तो ये जो कुछ समाज में बदलाव आए भौतिकवाद को लेके या संयुक्त परिवारों को लेके, और एक बात आपने बहुत सही की है कि दलित आजकल की स्थितियों में दलित वही है जिसके पास पैसे नहीं, संसाधन नहीं है, वही दलित है। और सबसे बड़ी बात यह है वो फिर इतना पिछड़ जाता है, मतलब ये जो अंधी दौड़ है वो इतना पिछड़ जाता है कि उसके पास कोई इस मैराथन में वहां तक उस पॉइंट पर पहुंचने का कोई चांसेस ही नहीं रहता है कि वो उस विनिंग पॉइंट तक कभी पहुंचे। वो फाइनेंशियली तो पिछड़ता है, व्यवस्था उसको साइड में कर देती है। मतलब आप पता नहीं बाबू जी, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने तो देखा है, अब जिला में जिलाधीश होते हैं या एसडीएम होते हैं, कभी ये तो मैं आपसे भी पूछूंगा कि कभी आपने देखा कि एक नॉर्मल आदमी, भुट्टू राम जैसा आदमी, गरीब आदमी डायरेक्ट किसी एसडीएम से मिल सकता है क्या? या डायरेक्ट किसी डीसी से मिल सकता है क्या? हालांकि दूसरी तरफ वो भुट्टू राम चाहे जितना मर्जी गरीब है, लेकिन कहीं ना कहीं से टैक्स दे रहा है वो भी, उसके टैक्स के पैसे से उनको सैलरी मिलती है। बिल्कुल। और उस सैलरी से वो अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ा रहे हैं, लेकिन बेचारा भुट्टू राम उनका दरवाजा, उनकी दहलीज तक क्रॉस नहीं कर सकता है। तो सिस्टम में अब कुछ प्रभावशाली लोग सामने आ जाते हैं, जैसे ये ब्यूरोक्रेसी के लोग उनसे घिरे रहते हैं, तो भुट्टू राम की जो आवाज है ना, वो उन प्रभावशाली लोगों की धाड़ में कहीं ना कहीं वो खो जाती है। ये भी सबसे बड़ी वजह है कि समाज में इस तरह का जो अनदेखी हो रही है अब, या इस तरह का जो गरीबों को बिल्कुल मतलब एक साइड लाइन कर दिया जाता है। अब पावर्टी लाइन देखिए बाबू जी, मेरे पर भी कई बार आरोप लगे कि मैं कहाँ से ढूंढता हूँ, क्या करता हूँ, तो मैं पाकिस्तान से तो लाता नहीं इनको ढूंढ के। अगर चंबा से है कोई तो मैं चंबा से ही बताता हूँ ना, और मैं ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ, और मीडिया को मैं मतलब आपकी भाषा में वो रेडीमेड कंटेंट देता हूँ कि भैया ये है मौके पर, तो ग्राउंड रिपोर्ट में मतलब जो हकीकत है वो ये है। तो वहाँ का कंसर्निंग अफसर या कंसर्निंग वीडियो एसडीएम जो भी डीसी है वो बताए कि मैंने कहाँ गलत बोला। हालांकि कई बार मेरे को आरोप भी लगे, कुछ मीडिया चैनल के थ्रू मंडी के कुछ मामलों में मेरे ऊपर लगे कि मैंने झूठ दिखाया है, तो मैंने बोला ना, अगर मैंने झूठ दिखाया है तो केस करो मेरे ऊपर,
लेकिन आरोप लगा गया मुझ पर। लेकिन आरोप लगाने के बाद मंडी जिला के डीसी उस घर में जाते हैं, वो हालत देखते हैं वहां पर, जब देखते हैं कि सही है वो। अब ज्वाला जी वाले मामले में मुझ पर आरोप लगा, वो गाय बेच के वो फोन दिया है, और मैंने ज्वाला जी को देखा कि वो 2,500 रुपये दे रहे, तब ज्वालाबाद मतलब वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे शायद वो उस टाइम। तो मुझे लगा कि ये सरकार में है, वो 2,500 रुपये देना इनका बनता नहीं है। 2,500 बाबूजी या मेरे जैसा व्यक्ति देता ना कोई है तो ठीक है, क्योंकि मैं बंधा हुआ नहीं हूँ किसी। इनका तो था कि इनका मकान बना के देते हैं। तो मैंने उस मामले को उठाया, फिर मैंने एसडीएम ज्वाला जी को बोला कि मैंने उसको टाइम दिया, नहीं तो मैं भैंसों के समेत एसडीएम में वहाँ ऑफिस में रखूंगा भैंसे। तो उस मामले को लेके बड़ा कंट्रोवर्सी हो, लेकिन बाद में माना सरकार ने, डीसी साहब ने तब मैं आज भी नाम याद है मेरे को, प्रजापति, राकेश प्रजापति, वो यहाँ के कांगड़ा के जिलाधीश हुआ करते थे, और उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया और उन्होंने आगे उस व्यक्ति की मदद की। मैं दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि कोविड काल के दौरान जब ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था शुरू हुई और वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया, तो ज्वालामुखी के गांव के एक किसान परिवार ने अपने बच्चे को मोबाइल उपलब्ध कराने के लिए अपनी गाय को बेच दिया था। जी। और ये मामला जब मीडिया की सुर्खी में आया था, तो इसमें जिस तरह से शासन प्रशासन की तरफ से देर या उस मामले में असंवेदनशीलता बरती जा रही थी, तो संजय शर्मा ने उस मामले में हस्तक्षेप किया था, जिसकी वजह से उस परिवार को राहत मिली थी। संजय जी, हम आगे बढ़ते हैं। जी। क्या आपको कुछ याद है कि पहला ऐसा कौन सा मामला था जो आपने उठाया था, पहला कोई जो फर्स्ट मामला था, कुछ याद रहा? बिल्कुल बाबू जी, मुझे आज भी याद है। क्या मामला था वो? मैं अभी बताता हूँ। वो जो बहुत बड़ा मामला हुआ, पहले ही मामले में शांता कुमार जी ने मेरी प्रेस की थी, और अब लोगों को ऐसा ना लगे, लेकिन वो उस मामले तक पहुंचाया आप ही ने तो मेरे को। चलो, तो आप क्या मामला था वो? आपको याद होगा, एक शहीद की विधवा रेन सेंटर में रह रही थी जी, चढ़ियार जी, आप ही ने मेरे नॉलेज में लाया था शायद वो जी। उस विधवा को वहां से उठाना, और इनफैक्ट वो शहीद, उसके पति जो थे शहीद थे, मतलब बिल्कुल शहीद हुए 1971 की उसमें बात। बिल्कुल आप ही ने मेरे संज्ञान में लाया था। फिर उसके लिए जो भी प्रशासन से जद्दोजहद हुई वो की हम लोगों ने, मीडिया और आप लोगों के सहयोग से, और उनको प्रॉपर जगह जहाँ उन महिला को पहुंचाया। तो वो मेरे जीवन का सबसे पहला, मतलब छोटा तो बहुत, लेकिन वो मतलब जहाँ से लाइमलाइट में आया, मतलब तो उस मामले को लेकर शांता कुमार ने भी मेरे बारे में लिखा और मीडिया में मेरी प्रशंसा की, इस तरह से लेकर। तो मेरे जैसे छोटे व्यक्ति के लिए अब शांता कुमार जैसा महान व्यक्तित्व वगैरह लिखता है, तो उस टाइम मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो वो मेरे जीवन का पहला मामला था। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। आप कोई ऐसी 5 चीजें हैं जो आपने अपने जीवन में की, जहां आपको लगता है कि यार मैंने अपने जीवन को सार्थक कर लिया? एक तो ये आपने शहीद की विधवा जो एक रेन शेल्टर में रह रही थी, उसकी इंसाफ की लड़ाई से आपका ये मिशन शुरू होता है। उसके बाद की ऐसी और 4 कहानियां जहां पे आपको लगा कि मेरा इस तरफ बढ़ना जो सार्थक हो गया? देखिए बाबू जी, अब दूसरे नंबर पर जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और वहाँ मतलब मुझे समाज पर भी बहुत थोड़ा क्रोध आया, व्यवस्था पर तो नेचुरली। ये मामला है धर्मपुर सरकागढ़ जी। मैं वहाँ, कोई हिमती देवी हुआ करती थी, धर्मपुर से ऊपर पहाड़ी थे गाँव से। तो उनके पास उनका आधार कार्ड नहीं था, और मतलब राशन कार्ड कुछ नहीं था, तो उनको कोई भी सरकारी सुविधा मिल नहीं पा रही थी, और वो ऑन बेड थे। तो उस सिलसिले में वहां गए थे हम लोग। रास्ते में ये संधोल नाम की जगह, शायद आपको याद होगा, तो वहां से धर्मपुर के लिए रोड निकलता है मड़ी होके जी। तो मड़ी के आसपास मैंने एक सड़क पर ना एक महिला को देखा, वो एक बच्चे को लेके इधर उधर घूम रहे थे। तो मुझे कुछ लगा, वो बच्चे की जो टांगे थी ना, मतलब वो बिल्कुल अड़ गई थी, मतलब सीधी नहीं होती थी ऐसे। अब मुझे कुछ डाउट हुआ कि कुछ दिक्कत है, और ये तो लग रहा था देखने से कि मानसिक तौर से वो ठीक नहीं है। तो हम वहाँ रुके, मैंने अपनी टीम के लोगों को बोला कि पता करो ये महिला कौन है।
उससे बात करें तो महिला बता नहीं पाए कुछ भी। तो पता चला कि पास के किसी गांव से वो महिला है, और उसका जब वो मानसिक स्थिति में आई, मतलब उसको जो दिमाग में थोड़ा दिक्कत हुआ, तो तब उसका एक बेटा था। उस बेटे को कोई ट्रक ड्राइवर ले गया उठा के। अब फिर वो रोड पर घूमना शुरू कर दी, रोड पर। और वो जो बेटा था उसकी गोद में, वो उसकी मानसिक दुर्दशा को देखते हुए किसी शैतानी प्रवृत्ति के आदमी ने, मतलब उस बच्चे को उसकी गोद में इन द सेंस, आप समझ ही गए होंगे। अब शौक मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज। फिर तब भी प्रशासन को दिक्कत हुई, फिर मैंने ऊपर सीएम साहब से भी बात की। तब शायद 2-4 एनजीओ बीच में आ गए, मिस्टर जयराम जी तब सीएम थे, मैंने उनसे भी बात की। चलो 5-6 दिन जद्दोजहद के बाद हम उस महिला को उठा के टूटीकंडी में है शायद इनका, वहाँ शिफ्ट करवा दी उसको, मतलब अब सरकार के संरक्षण में आ गई थी। तो एक वो मामला मेरे को बहुत ना। तीसरा, आपने नेरवा सुना होगा? बिल्कुल सुना है नेरवा जी। आपने गुम्मा भी सुना होगा? बिल्कुल गुम्मा भी सुना। अपर शिमला की आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल अपर शिमला, और जस्ट मतलब बॉर्डर एरिया उत्तराखंड और बिल्कुल 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 टच करता है वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ से एक जानकारी मिली कि वहाँ पहाड़ी पर 14 किलोमीटर ऊपर एक अंधी महिला रहती है। उसके 3-4 बच्चे हैं, बिल्कुल जंगल में अकेली, और मतलब पति उसका एक्सपायर हो गया है। तो वो जंगल का मतलब सोशल संसाधन कोई थे नहीं, महिला अंधी थी, और उसका घर ना भावुक जी मतलब झोपड़ी थी, मतलब बिल्कुल पहाड़ी की चोटी पर। आप 2 कदम अगर आगे जाएंगे तो मतलब आप हजारों फीट नीचे, ऊपर से वो महिला अंधी, बच्चे छोटे। पहुंचे हम तो वहां देखा वो जंगली घास नहीं होता है, उसको कढ़ाई में डाल के उसका मतलब सब्जी बना रही थी। अब आजादी के इतने टाइम बाद मतलब कोई आदि मानव की तरह रह रहा है, बहुत दुख हुआ तब। अब वहाँ उस महिला को हम चाहते थे कि हमें जहाँ ठीक लगेगा, क्योंकि व्यवस्था के बनाए जितने भी आश्रम थे उन पर, क्योंकि उन दिनों आश्रम के खिलाफ बड़ी उल्टी खबरें बाहर आ रही थी, कभी रेप की तो कभी उत्पीड़न की, तो हम नहीं चाहते थे कि तो मुझे लगा कि मेरे विश्वास में जो एनजीओ को चला रहा है आश्रम, तो मुझे इनको वहां ले जाना है। अब उस बात से व्यवस्था को, सिस्टम को दिक्कत होगी। अब सिस्टम बोले कि बच्चों को हमारे पास लेके आओ, मैं बोला मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो अब नेचुरली फिर पुलिस वालिस का जो भी होता है, लेकिन मैंने बाय हुक एंड क्रूक, लेकिन मैं थैंकफुल रहूंगा नेरवा मार्केट की जो मार्केट कमेटी है उनका, हमेशा से उन्होंने बहुत हेल्प आउट किया हमें उस मामले में। हमने दूसरे दिन उस महिला को उठाया, 4 बच्चों को उठाया और मनाली राधा एनजीओ में शिफ्ट कर दिया। और बाबू जी आज तो बच्चे मेरे ख्याल में +1 +2 में पहुंच गए हैं और बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं राधा एनजीओ मनाली में। आप परिचित होंगे उनसे। तो वो तीसरा मामला, तो एक महिला थी जो रोज शाम को एक चिट्ठी लिख के सोती थी, वो क्या मामला था? देखिए ये तो मामला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का ही है, और इसमें मैं उस मामले को आगे ले जाने के लिए प्रदेश पुलिस में शायद एडीजीपी या संतोष पटियाल जी के स्नेह पर है, मैं उनका बड़ा धन्यवादी, आईजी हैं, तो उनका मैं बड़ा धन्यवादी रहूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प आउट किया मेरे को उस मामले में। मतलब ये मामला सुको का नहीं, ये मामला है ब्राह्मण छतरी का जी, छतरी जहाँ कभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ऐसा कुछ होता। तो वहाँ वो घर पर वो वृद्धा अकेली थी, मतलब बहुत मुश्किल चल पाती थी। एक बेटा था, वो मानसिक उसमें आके वो कहीं घर से काफी साल पहले निकल गया था। अब वो रास्ते में वो घर था, झोपड़ी थी एक तरह की। तो अब वृद्धा को ऐसा लगता था कि उम्र ज्यादा होगी, 80 या 85 साल की उम्र थी, तो अब रात को सोऊंगी, अंदर मर जाऊंगी तो मैं सड़ जाऊंगी, मेरी लाश सड़ जाएगी। तो उसको एक खिड़की थी छोटी सी, वहां पर ना वो रात को एक कागज का टुकड़ा रख देती थी, हैं? और उसमें गांव में बताया होता है कि अगर ये टुकड़ा सुबह को उठा लिया जाए तो समझ लेना कि मैं जिंदा हूं अंदर।
और अगर ये टुकड़ा नहीं उठा हो तो समझ लेना कि मेरी मौत हो गई। हाँ, मेरी मौत हो गई है। तो ये इस तरह का मामला था। तो फिर पटियाला साहब ने हस्तक्षेप किया और फिर एक कानून बना उसके लिए कि इस तरह के जो लोग हैं जो अकेलेपन का शिकार हैं या उम्र दराज हो चुके हैं, उनका कोई है नहीं देखभाल के लिए, तो कंसर्निंग थाने का, जुडिक्शन का, चाहे होमगार्ड का सिपाही, चाहे पुलिस का सिपाही, हर शाम को उनके घर जाएगा, उनकी जरूरतें पूछेगा, दवाई चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, मतलब जो भी चाहिए। तो इस तरह का कुछ बना। तो एक तरफ बातें ये हो रही हैं कि जो महिला है उसको पुरुष के बराबर का दर्जा हमने दे दिया है। आज भी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सार्वजनिक शौचालय हैं उनका प्रयोग करने में पुरुषों को कोई फीस नहीं देनी पड़ती है, लेकिन महिलाओं से आज भी इसकी फीस वसूली जाती है। ये न केवल अनैतिक है बल्कि व्यवस्था की सोच को भी शर्मसार करता है। इस विषय को लेकर संजय शर्मा बड़े मुखर्रे हैं और बड़े मंचों पे इसकी लड़ाई लड़ी है। आइए इनसे ही सुनते हैं कि इस मामले को लेके क्या क्या प्रयास आप कर चुके हैं। देखिए, इस मामले को लेकर पहले तो मैंने एक रैली निकाली थी, एक आक्रोश रैली। मैंने इसको, ये जो महिलाओं के साथ इस तरह का पक्षपात, मतलब शौचालय तक में पक्षपात, तो बाकी तो छोड़िए आप बात, तो मैंने इसको जजिया कर का नाम दिया था कि एक टाइम में जब मुगल शासक में जब वो जजिया कर लिया करते थे, तो ये जजिया कर अभी भी, और ये अभी भी चला हुआ है बाबू, अभी भी चला। इस मामले पे बात करना इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि इन दिनों जो टॉयलेट टैक्स है उसको लेके सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच एक युद्ध छिड़ा हुआ है और एक दूसरे को इस तरह से एक दूसरे के रूप मढ़े जा रहे हैं। विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश में सत्तासीन सरकार अब टॉयलेट पे भी टैक्स लगाने को आमदा हो गई है, जबकि सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि ये प्रस्ताव तो पिछली भाजपा सरकार के टाइम में ही डल चुका था। हालांकि ये मामला अलग है और इस मामले की सच्चाई क्या है वो हर दिन नई नई तरह की खबरें आ रही, लेकिन जो दशकों से जो हिमाचल प्रदेश में जो चीजें चल रही हैं इस मुद्दे पे ना तो कभी प्रतिपक्ष मुखर हुआ है और ना ही कभी पक्ष ने इस पे संवेदनशीलता दिखाई है। ये दूसरी बात है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने बारी बारी से प्रदेश में राज किया है, लेकिन ये मुद्दा जस का तस है। इस मुद्दे के लेकर संजय शर्मा जी आज भी अपनी लड़ाई जारी रखी हुई है। जी, आपने रैली निकाली। फिर एक्चुअली ये ज्ञापन की जो प्रथा है इसमें मैं विश्वास नहीं करता हूँ शुरू से, क्योंकि मैंने ज्ञापनों का हसर होते हुए देखा है। ज्ञापन एक मात्र एक ऐसी चीज है कि आप 4 लोग इकट्ठे हो जाओ और वो कागज पकड़ाते हुए अपना फोटो क्लिक करवाओ, मीडिया में छपवाओ ना, आप बाद में ना पूछेंगे कि ज्ञापन का क्या हुआ। वो कंसर्निंग अफसर तो कभी बताएगा नहीं, क्योंकि आपके बाहर जाते ही वो ज्ञापन को डस्टबिन में फेंक देगा। तो मुझे लगा कि वो अपने तरीके से, जैसा आप जानते हैं मेरे तरीके, मैंने एक आध बार कि ये शौचालय बीमार है इस तरह करके मैंने वो पोस्टर लगवाए और बात नहीं बनी। लेकिन अभी मेरी लड़ाई जारी है इसको लेकर, और अभी हमने सोचा है कि बैठ के डिस्कस करेंगे। हम इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में जाएंगे। अब हाई कोर्ट में इस मामले को बोलेंगे कि हाई कोर्ट, माननीय कोर्ट जो है इसमें संज्ञान ले और अपना कोई निर्णय सुना इस चीज को लेकर। क्योंकि अब जिस पक्षपात की या जिस बराबरी की आप बात कर रहे हैं वो कैसे पॉसिबल हो सकती है। शौचालय के बाद ही सारी दुनिया चलती है, तो आपने वहीं से उस पर टैक्स थोप के रखा हुआ है, फिर आप किस बराबरी की बात करते हैं। अगर आप महिलाएं आज कुछ कर भी रही है ना बाबूजी, किसी को बुरा लगे तो सारी, वो कोई ऐसा है नहीं, वो अपने दम पर कर रही है। होता क्या है कि अगर कोई आर्मी में चली जाती है, सेकंड लेफ्टिनेंट या एनडीए क्लियर कर जाती है, सीडीएस क्लियर कर जाती है, तो अक्सर होता क्या है कि डीसी ऑफिस के बाद बड़ा होर्डिंग लग जाता है। लेकिन अब उस डीसी को पूछा जाए या उस एसडीएम को पूछा जाए, यार ये जब ये संघर्ष कर रही थी, जब ये अपना
कठिन दौर से गुजर रही थी, तब आप लोग कहाँ थे? लेकिन जैसे ही वो सक्सेस होती है, वो उनकी बेटी हो जाती है, हैं? लेकिन अगर बक्सो अगर संघर्ष कर रही है, वो अभी उनकी बेटी नहीं। हाँ, बक्सो गोल्ड मेडल लाती है तो वो बेटी हो जाती। तो ये थोड़ा सा, ये जो इसको क्या दिखावा या इस तरह का जो है, ये थोड़ा बंद होना चाहिए। सोचें, क्योंकि बेटियां सभी के घर में, चाहे अफसर है, नेता है, चाहे मैं हूँ, आप हैं, आप तो खुद बेटी से बहुत लगाव रखते हैं, तो ये बंद होना चाहिए।